मैं पिछले 6 महीने से इसी कमरे में बंद पड़ा हूं। बाहर निकलने की कोशिश की थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। वजह सिर्फ मेरी कमजोर टांगे नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इस सब के पीछे जिम्मेदार थे वो अवेकन हुए लोग। मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ लोग अचानक खास ताकतें पा लेते हैं और ठीक 24 घंटे बाद उन्हें सीधा किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। आज तक बहुत कम लोग वहां से जिंदा लौटे हैं। वापस आने के लिए उस दुनिया में 1 साल जिंदा रहना पड़ता है और वहां का समय धरती से 10 गुना धीरे चलता है। इसी वजह से कुछ गंदे लोग ताकत मिलने के बाद उन 24 घंटों में जमकर अपराध करते हैं। उन्हें लगता है वैसे भी दूसरी दुनिया में मरना ही है, तो धरती पर ही आखिरी 24 घंटे पागलपन में जी लेते हैं। ऐसा ही एक इंसान था जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मारे गए और मेरी टांगें भी हमेशा के लिए बेकार हो गईं। अब पूरे 6 महीने बाद मेरे सामने भी एक अजीब सा सिस्टम आया। नीली सी स्क्रीन खुली और लिखा आया, मेरी ताकत का नाम अवतार है और 24 घंटे बाद मुझे भी दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैं तो चल भी नहीं सकता। उस दुनिया में तो मैं पक्का मर जाऊंगा। वहां 10 साल कैसे जिंदा रहूंगा। मैं जाना नहीं चाहता था, फिर भी कपड़े पहन लिए, लेकिन सच ये था मैं जा ही नहीं सकता। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी ताकत आखिर है क्या? क्या वो किसी काम की भी है? मैंने पूरी ताकत लगाई और अवतार को चालू किया और मेरे सामने मेरा ही एक हमशक्ल खड़ा हो गया। लेकिन ये सब बहुत अजीब था। मेरा दिमाग मेरे और उस हमशक्ल के बीच बट गया। एक साथ 2 लोगों की आंखों से देखना सिर घुमा देने वाला था। ऊपर से वो उल्टी गिनती 5 मिनट और भी डराने लगी। मैंने अपने हमशक्ल को देखा और मेरे दिमाग में एक खतरनाक सोच आई, ये भी तो मैं ही हूं, तो अगर इसे ही दूसरी दुनिया भेज दिया जाए? सही गलत सोचे बिना मैंने उसे उस दरवाजे में धक्का दे दिया और हैरानी की बात, वो सच में चला गया। जब वो दूसरी दुनिया में था, मैं उसकी आंखों कानों से सब महसूस कर पा रहा था। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था, जैसे मैं एक साथ 2 जगह मौजूद हूं। मैं खुद को संभाल नहीं पाया, सिर दर्द से फटने लगा। डर के मारे मैंने उसे तुरंत वापस बुला लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं बाथरूम भागा और जो भी था सब बाहर निकाल दिया। मैं बच गया था, मैं उस दुनिया से निकल आया था। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने दोबारा अपना अवतार बुलाया। वो फिर सामने खड़ा था। मानना पड़ेगा दिखने में मैं ठीक ठाक हूं, लेकिन इस ताकत का फायदा क्या जब मैं 2 शरीर संभाल ही नहीं सकता। तभी एक और संदेश आया और मैं पूरी तरह सन्न रह गया। सिस्टम ने बताया, मैंने बिना किसी मदद के अकेले धरती पर वापस आने का काम पूरा कर लिया है। मुझे एक नई उपलब्धि मिली है। अब मैं रोज एक बार दूसरी दुनिया आ जा सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं वो इंसान बन चुका था जो सबसे कम समय में वापस लौटा। अब मेरे पास लगभग 20 लाख कर्मा थे। सिस्टम ने बताया, अगर मैं वहां अच्छा बनकर मशहूर मता हूं तब भी कर्मा मिलेगा, और अगर मैं खतरनाक बनता हूं तब भी। मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, क्या मैंने नियम तोड़े थे? मेरा हमशक्ल मरा या बस गायब हुआ? लेकिन सच कहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कर्मा की दुकान खोलने का फैसला किया। एक ताकत दिखी, कीमत सिर्फ 10,000 अंक। मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं था। जो ताकत मिली उसका नाम था रिकवरी। जैसे ही मैंने उसे चालू किया, मेरे शरीर के निचले हिस्से में अजीब सा एहसास हुआ। मेरी बेकार पड़ी टांगे, दर्द हुआ, झंझनाहट हुई और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। जिस वजह से मैं 6 महीने से खुद को बंद किए बैठा था, वो खत्म हो रही थी। सिर्फ ठीक ही नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बन गई। खुशी में मैं खुद को रोक नहीं पाया। दुकान में और भी बहुत कुछ था। मैंने अपनी अवतार ताकत को और आगे बढ़ा दिया। अब मेरा हमशक्ल और भी बेहतर लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब मेरा दिमाग नहीं बटता। अब वो सच में एक अलग शरीर है जिसे मैं साफ साफ आदेश दे सकता हूं। एक और अच्छी बात यह थी कि मुझे क्लोन का दर्द महसूस ही नहीं होता। तभी मेरे दिमाग में आया, मुझे एक मेट चाहिए। मैंने कहा, क्लोन, अब तेरा काम तय है। और तभी एक और चौंकाने वाली बात हुई। अब मैं 2 क्लोन बना सकता था। अब सवाल था, नाम क्या रखूं? हर बार क्लोन क्लोन बोलना अजीब लगता है। नाम रखने में मैं वैसे भी खराब हूं और मुझे केचप पसंद है। तो मैंने फैसला किया, पहले क्लोन का नाम होगा हांस और दूसरे का नाम होगा हाइंस। अब तुम दोनों काम पर लगो। एक जाएगा दूसरी दुनिया में घूमने और पता लगाने, और दूसरा घर साफ करेगा और ट्रेनिंग करेगा। और मैं सबसे जरूरी काम करने वाला था। मैं अपने क्लोन के शरीर का इस्तेमाल करके अपने अंदर के डर और ट्रॉमा को खत्म करना चाहता था। जब हाइंस बाहर गया और धूप देखी तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट या डर महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, यह अवतार की कोई पैसिव ताकत थी, जिसे शायद माइंड कोर कहा जाता है। अब हर क्लोन की अपनी अलग काबिलियत थी। अब देखते हैं दूसरी दुनिया में हांस के साथ क्या हो रहा है। वहां एक जंगली जानवर ने उसकी गंध पकड़ ली थी और उसे लगा कि हांस एक बढ़िया शिकार बनेगा।
एक पैंथर झपट्टा मारता है। हांस के पास सिर्फ एक छोटी सी तलवार थी। लड़ाई में मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब अपने असली शरीर के घायल होने का डर न हो तो लड़ना आसान हो जाता है। काफी मेहनत के बाद हांस ने आखिरकार उस पैंथर को मार गिराया। थोड़ा संभलने के बाद उसे पास में एक गांव दिखाई दिया। वहां एक गंजा आदमी मिला। उसने अपना नाम बताया, मैल्कम। वो उस गांव का मुखिया था। उसने कहा कि सफर करने वाले लोग यहां स्वागत योग्य हैं, और ये भी कहा कि अकेले सफर करने वाला लड़का जरूर मजबूत होगा। उसने ऑफर दिया कि हांस चाहे तो रात गांव में रुक सकता है और दिन में आगे जा सकता है। चलते चलते उस बूढ़े ने सवाल पूछे और समझ गया कि हांस दूसरी दुनिया से आया है। हांस को एक कमरा दिया गया। 6 महीने अकेले बंद रहने के बाद किसी से बात करके वो खुश था, लेकिन जब वो आराम से सो रहा था तभी एक अनजान आदमी कमरे में घुस आया। तभी सीन शिफ्ट होता है, घर पर वापस। वैसे मेरा असली नाम है श्योंग यून। मैं अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहा था, खाना खा रहा था और बगल वाले कमरे में हाइंस पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा था। तभी मैंने हांस से जुड़ने की कोशिश की और मुझे एहसास हुआ मेरा अवतार मर चुका था। यह कैसे हो सकता है? वो तो एक शांत जगह पर था। हांस के सारे स्टैट्स मेरे पास आ गए और उसकी यादों से साफ था, उसे मारने वाला वही बूढ़ा था, मैल्कम। वो उतना सीधा नहीं था जितना दिखता था। कुछ अजीब हुआ। जब मैंने अपने मरे हुए अवतार से दोबारा जुड़ने की कोशिश की तो मैं जुड़ गया। दूसरी दुनिया में मैल्कम और एक दूसरा आदमी कह रहे थे कि ये यात्री तो बस एक नॉर्मल इंसान था। वो बस किस्मत से रात में जंगल पार कर पाया। उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा एक इलीट स्केलेटन जितनी थी। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। मैल्कम ने हांस को मारकर उसे अनडेड बना दिया था। अब मेरा अवतार एक स्केलेटन बन चुका था और उसी क्लास की ताकतें उसके पास थीं। आसपास देखने पर समझ आया ऐसा सिर्फ हांस के साथ नहीं हुआ था। ये सब धोखे से लाए गए यात्री थे। तभी एक आदमी कमरे में घुसा। वो वही था जो कल सराय में था। उसने स्केलेटन को घूर कर देखा। शायद उसे कुछ शक हुआ, लेकिन फिर उसने बस आदेश दिया। बाकी स्केलेटन्स के साथ उसे सही जगह पर जाने को कहा। एक अजीब ताकत ने हांस के शरीर को मजबूर कर दिया। हांस जानता था कि वो विरोध कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा किया तो उसकी पहचान खुल जाती। इस क्लोन के पास मैना एफिनिटी की काबिलियत थी। इसी वजह से वो उस ताकत को महसूस कर पा रहा था जो उसे कंट्रोल कर रही थी। हांस को लगा वो इस ताकत को अपने काबू में कर सकता है। 1 हफ्ते तक चुपचाप घुसकर ट्रेनिंग करने के बाद हांस ने आखिरकार नेक्रोमैंसर की मैजिक सीख ली। अब वो एक अनडेड को कंट्रोल कर सकता था। हालांकि अभी पूरी तरह सही नहीं था। फिलहाल वो एक बार में सिर्फ एक ही अनडेड चला सकता था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो चूहा फिर आसपास घूम रहा है। वो 1 हफ्ते से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने चूहे को मार दिया और उसे ज़ॉम्बी बना दिया। अब इसी की मदद से वो कमरे से बाहर निकल सकता था और आसपास की जगह देख सकता था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए एल्फ्रेड तैयार हुआ। तभी उसने एक आदमी को सुना जो शिकायत कर रहा था कि उसे बूढ़े के कहने पर कुछ जांच करनी है। वो आदमी ताला खोलता है। एल्फ्रेड के जरिए हांस सोचता है दूसरे गोदाम में क्या होगा। जहां वो गया, एल्फ्रेड चुपचाप उसके पीछे चला गया। अंदर पहुंचते ही छोटे जानवर ने एक बेहद डरावनी मौजूदगी महसूस की। हांस को साफ लगा ज्यादा पास जाना खतरनाक है। बाहर एक आदमी दूसरे की तारीफ करता है और पूछता है कि पकने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। दूसरा जवाब देता है, हर बार बाहर जाता हूं तो मेरी जीवन शक्ति खींचती हुई महसूस होती है और मास्टर रोज वहीं फंसा रहता है। वो सोचता है इतनी सुरक्षा और इमारतें बनाने की जरूरत क्या है, आखिर हमला करेगा भी कौन। एल्फ्रेड सब समझ गया। जो उसने पहले देखा था वो इममॉर्टल किंग का टुकड़ा था। जानकारी के लिए उसने मन ही मन शुक्रिया अदा किया। अब सवाल था और जानकारी कहां से मिले। उसने अपना ध्यान गांव के मुखिया की जगह पर लगाया। एल्फ्रेड की परछाई धीरे धीरे गहरी होने लगी। जमीन की छाया में घुसकर वो चुपचाप आगे बढ़ा। मैल्कम बुदबुदाया, मैं सोच रहा था ये क्या है, पर लगा बस चूहा होगा। तभी एल्फ्रेड छाया से बाहर निकला। मैल्कम समझ गया वो पकड़ा जा चुका है। उसने जानवर के शरीर को देखा जो डार्क मैना से भरा हुआ अनडेड था। वो सोचने लगा, क्या ये चूहा अपने आप अनडेड बना या मैना की वजह से। एल्फ्रेड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाया वाली हालत टूट गई। मैल्कम ने ठंडी आवाज में कहा, ये एक ही जगह है जहां डार्क मैना हद से ज्यादा भरा हुआ है। वो 2 आदमियों की तरफ मुड़कर पूछता है कि आज गोदाम की जिम्मेदारी किसकी थी। फिर ठंडी आवाज में बोलता है, मास्टर कौन है। एल्फ्रेड की बेजान लाश जमीन पर पड़ी रहती है। हैंड्स अंदर ही अंदर कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। वो मन ही मन एल्फ्रेड से कहता है कि ऊपर से मेरा ध्यान रखना।
तभी सीन शिफ्ट होता है। पूरा गांव ऊपर से दिखाया जाता है। एक आदमी एक इमारत से बाहर निकलता है और बड़बड़ाता है कि एक चूहा भाग गया। वो सारा दोष उस हरामी बूढ़े पर डालता है। वो एक अनडेड की तरफ उंगली करके चिल्लाता है, लाइन में खड़ा हो, तू अपनी जगह से बाहर है। फिर वो जमीन पर पैर पटकता है और गाली देता है, तुम सब कितने बेवकूफ हो। गुस्से में वो दूसरे अनडेड के मुंह पर घूंसा मार देता है और फिर चिल्लाता है, लाइन में खड़ा हो। लेकिन तभी वो रुक जाता है। जिस अनडेड को उसने मारा था उसकी रिएक्शन कुछ अलग थी। वो झुककर उसका सिर पकड़ लेता है और बोलता है, अरे ये क्या है। अब वो पहचान जाता है, ये वही घमंडी बूढ़ा है जिसने बगावत की थी। वो हंसते हुए याद दिलाता है कि कैसे उसने इसके परिवार को धमकाया था। फिर चिल्लाता है, बोल के दिखा। अचानक उसे याद आता है, अरे हां, मैंने तो इसकी जीभ ही काट दी थी। वो बोर्ड होकर उस अनडेड का सिर जमीन पर फेंक देता है। फिर उसे याद आता है कि गांव वालों का शिकार करना कितना मजेदार था। जमीन पर पड़ा अनडेड अपना मुंह खोलता है। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, खुश रह, अब तू अपनी बीवी के साथ है। वो अनडेड की लाइन की तरफ इशारा करता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा अनडेड अचानक उसे पकड़ लेता है। वो आदमी अब भी परिवार और छोटे बच्चों की बातें कर रहा होता है। अचानक अनडेड उसके हाथ में जोर से काट लेता है। आदमी घबरा जाता है, ये क्या कर रहा है तू। वो चिल्लाकर हुक्म देता है, रुक जा। हरामी चीज कहकर वो हाथ से हमला करने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक और अनडेड आकर उसका मुंह ढक लेता है। वो छटपटाने लगता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और बूढ़ा अनडेड उसका हाथ और जोर से काट लेता है। भीड़ के बीच से हैंस ये सब देख रहा होता है। वो ऊपर देखता है और यहीं से शुरू होता है शिकार का बदला। तभी सीन शिफ्ट होता है। गेट के पास हाइंस गार्ड से जिद कर रहा होता है। वो कहता है कि उसका छोटा भाई इसी गांव में है और काफी समय से बाहर नहीं गया। एक गार्ड उसे रोकता है, लेकिन हाइंस साफ बोलता है, मुझे गांव के मुखिया से बात करनी है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये सब हंगामा क्या है। एक आदमी आगे आता है और खुद को मैल्कम बताता है, वही गांव का मुखिया। गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। हाइंस नमस्ते करता है। मैल्कम पूछता है कि तुम कौन हो। हाइंस बताता है कि उसे लगता है उसका जुड़वा भाई हैंस यहीं कहीं पास में है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हैंस एक पोर्टल पार करता है। दो शरीर होने का फायदा उठाते हुए वो आसानी से एक अंडरग्राउंड चेंबर में घुस जाता है। बाहर हाइंस बूढ़े को उलझाए हुए है और अंदर हैंस उस चीज को पकड़ता है जिसे वो इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट समझता है। उससे जबरदस्त ताकत निकल रही होती है। हैंस को एहसास होता है कि ये फ्रैगमेंट अनडेड की एनर्जी नहीं खा रहा, बल्कि जो कमी है उसे जोड़ रहा है। वो आसपास के अनडेड को देखता है। यहां सब मजबूत लग रहे थे, उस जगह जैसे नहीं जहां वो पहले था, जो बस बेकार लोगों के लिए थी। वो बड़बड़ाता है, ये खाने में इतनी गंदी चीज क्यों लग रही है। फिर वो फ्रैगमेंट को सीधे अपनी छाती से लगा लेता है। चलो देखते हैं ये खाना कितना बुरा है। अचानक उसके शरीर से भयानक ऊर्जा फट पड़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर हाइंस मैल्कम और गार्ड्स को समझाता है कि वो और उसका भाई जुड़वा है। वो अपने सिर की तरफ इशारा करके कहता है, इसी वजह से उन्हें हमेशा पता रहता है दूसरा कहां है। मैल्कम को यह बात मानना मुश्किल लगता है। तभी अचानक मैल्कम डर जाता है। वो चिल्लाता है, फ्रैगमेंट में कुछ गड़बड़ है, और अगले ही पल हुक्म देता है, इस बेवकूफ को मार दो। काली ऊर्जा आगे बढ़ती है। दोनों गार्ड्स हाइंस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और उसे गाली देते हैं, लेकिन एक पल में हाइंस गायब हो जाता है। गार्ड्स इधर उधर देखते रह जाते हैं, कहां चला गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। अंडरग्राउंड चेंबर में हैंस के दिमाग में हजारों नेगेटिव ख्याल भर जाते हैं। वो सिर पकड़ लेता है। माइंड कोर एनर्जी को थोड़ा फिल्टर कर रहा था, फिर भी दबाव सहन से बाहर था। वो खुद से पूछता है, क्या कोई इंसान ये सब झेले बिना पागल हुए रह सकता है। फिर जमा हुई सारी ऊर्जा एक साथ फट पड़ती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। एंटिटी ने एवोल्यूशन की शर्तें पूरी कर ली हैं। वो बदल जाता है एक डेमोलिक इमॉर्टल विजर्ड में। उसका रैंक इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट की वजह से और बढ़ जाता है। एक और नोटिफिकेशन आता है, स्किल प्राप्त हुई, मैलिग्नेंट विजडम, जो डार्क मैजिक का टैलेंट और नॉलेज देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाहर एक आदमी शिकायत कर रहा होता है कि जेफी नाम के बेवकूफ की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तभी कोई पीछे से बोलता है, बेहुदा इंसान। वो तुरंत पहचान जाता है, मास्टर की आवाज है। वो हां में सिर हिलाता है और बोलता है कि फ्रैगमेंट ठीक है या नहीं वो चेक करेगा। वो खिड़की से चिल्लाता है, जेफी जल्दी फ्रैगमेंट चेक कर। फिर वो सेल के दरवाजे तक जाता है और दोबारा आवाज लगाता है, सुन रहा है। तभी अंदर से तेज रोशनी फटती है। वो चौंक जाता है। वो फिर जेफी को बुलाने ही वाला होता है कि उसके सामने कदमों की आहट आती है। अचानक कई अनडेड हाथ उसे पकड़ लेते हैं।
हैंस अपने अनडेड के झुंड के साथ बाहर निकलता है और आराम से बोलता है, नमस्ते। क्या खूबसूरत दिन है ना? ये सुनते ही वो आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है। डर के मारे उसकी आवाज कांपती है। ये चीज असली कैसे हो सकती है? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, अनडेड के हाथों को धक्का देता है और उन पर जादू चला देता है, उन्हें नर्क भेजने के लिए। लेकिन जादू हवा में ही बिखर जाता है, कुछ भी नहीं होता। वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। अभी हैंस अपने फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ता है और शांति से बोलता है। ऐसे जवाब देना बदतमीजी होती है। वो अपने हाथ में जमा डार्क मैजिक को देखता है। शायद ये सब मेलिग्नेंट विजडम की वजह से था। उसे एहसास होता है कि सिर्फ डार्क मैजिक को देखकर ही उसे पता चल जाता है कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। दूर कहीं जोरदार धमाका गूंजता है। एक कदम आगे बढ़ते हुए हैंस अपने मौत के बच्चों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। फिर वो अपने अनडेड से कहता है, कोई भी भागने ना पाए, गांव के सारे इंसानों को मार दो। उसके आदेश पर अनडेड की भीड़ आगे बढ़ती है। हर तरफ तबाही फैलने लगती है। हैंस एक गिरे हुए अनडेड की तरफ इशारा करता है और सवाल करता है। तभी ऊर्जा से घिरा हुआ मैल्कम सामने आता है। वो बोलता है, तुझे तो एलीट स्केलेटन बनना चाहिए था। अब वो अपनी असली पहचान बताता है, एल्डर मार्कोस जियोकाली। वो पूछता है, इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट के साथ तूने क्या किया? हैंस उसे घूर कर देखता है और बोलता है, काफी वक्त हो गया, मुझे याद है। वो आगे कहता है कि मार्कोस की वजह से उसका दिल छिन गया था। फिर वो अपनी छाती दिखाता है जहां एक नया कोर धड़क रहा था। वो कहता है, ये मैंने उसी मैंशन से लिया है। मार्कोस गुस्से से पागल हो जाता है। इतने घटिया शरीर में फ्रैगमेंट के लिए इस्तेमाल करने पर वो चिल्लाता है, मर जा, और डेथ फिंगर नाम का जादू चलाता है। ऊर्जा की किरण हैंस की तरफ बढ़ती है। हैंस आराम से हाथ से उसका रोक लेता है। फिर बूढ़े से कहता है, बात करते वक्त हमला करना तमीज के खिलाफ है। मार्कोस चिल्लाता है, चुप रह। वो गुस्से में कहता है कि उस शरीर को पकाने के लिए उसने सब कुछ झोंक दिया था। वो कहता है कि वो सबसे ताकतवर बनने ही वाला था और ये सब किसी स्केलेटन के डेमोनिक बनने पर खत्म नहीं होना चाहिए था। फिर वो थॉर्न ऑफ डार्कनेस चलाता है। हैंस हमला देखकर सोचता है, ये तो बिगिनर के लिए हाई लेवल एन्चांटमेंट जैसा है। वो हमला झेल लेता है। मार्कोस घमंड से बोलता है कि फ्रैगमेंट सिर्फ इसलिए काम कर पाया क्योंकि उसे उसने खुद तैयार किया था। फिर वो धमकी देता है कि हैंस के शरीर को तोड़कर उसे एक्सपेरिमेंट बनाएगा। वो ब्रोकन एक्टोप्लाज्म नाम का जादू चलाता है। हैंस खुद को छुड़ाते हुए झुंझलाता है, हर चीज का नाम रखने की अजीब आदत है। वो चिल्लाता है, एल्फ्रेड के दुश्मन, अब मर ही जा। मार्कोस चौंक कर पूछता है, एल्फ्रेड? क्या तू किसी को जानता था या सब कुछ जानकर ही आया था? अचानक डार्क एनर्जी के कांटे अपने ही मालिक की तरफ मुड़ जाते हैं। मार्कोस अपने ही जादू से घायल हो जाता है। वो समझ जाता है कि हैंस बहुत तेजी से डार्क मैजिक सीख रहा है। वो बुदबुदाता है, क्या ये फ्रैगमेंट की ताकत है? अब वो फैसला करता है कि और वक्त बर्बाद नहीं करेगा। वो पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गांव के दूसरे हिस्से में एक हुड पहना आदमी अपने ही साथी पर पीछे से हमला करता है। घायल आदमी चिल्लाता है, तुझे क्या हो गया है? उसके शरीर से डार्क एनर्जी निकलती है। जिस आदमी को लगा वो चीख उठता है क्योंकि वही एनर्जी उसके अंदर से फट पड़ती है और आसपास फैल जाती है। मार्को से काला ताज उठाता है और चिल्लाता है, क्या डार्क मेजेस की आत्माएं खींची जा रही हैं? वो ताज अपने सिर पर रखता है। क्राउन ऑफ द ब्रोकन और रेस्टिंग प्लेस ऑफ डेथ एक्टिवेट हो जाते हैं। हैंस उससे पूछता है, क्या तूने अपने फॉलोअर्स की आत्माओं की कीमत पर अपनी ताकत बढ़ाई? मार्कोस मान लेता है कि फ्रैगमेंट ने हैंस को बचाया, लेकिन फिर वो हुक्म देता है, ड्रेन्ड सूल्स की काली आग से इसे मार दो। मार्कोस की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं, लेकिन वो खुद डार्क मैजिक से घायल हो जाता है। मार्कोस गिर जाता है। हैंस बोर होकर बोलता है, स्किल का नाम सुनते सुनते नींद आने लगी थी, चलो इसे खत्म करते हैं। वो पास जाकर मार्कोस को धन्यवाद देता है, तेरी वजह से मैं डार्क मैजिक सीख पाया। मार्कोस बुदबुदाता है, मैं ऐसे मर जाऊंगा। हैंस उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे बेवकूफ कहता है। लाश को देखते हुए वो पूछता है, एल्फ्रेड देख रहा है ना? क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। फिर वो चांद की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है, मेरे छोटे दोस्त, शांति से सो जाना। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात में एक बड़ा सा कैसल दिखाई देता है। अंदर एक इंसान मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठा प्रार्थना कर रहा होता है। वो सिर उठाती है। एक औरत वो हैरानी से देखती है। दरवाजा खोलकर वो बिशप मार्टिन को बुलाती है। वो कहता है,
लगता है प्रार्थना खत्म हो गई। सेंट रेस्टर बोलती है, बाकियों से संपर्क करो। वो बताती है कि उसे पश्चिम से इमॉर्टल किंग के पुनर्जन्म के संकेत मिले हैं। ये सुनकर बिशप डर जाता है। वो तुरंत मीटिंग बुलाने भागता है। रेस्टर सोचती है, इमॉर्टल किंग का पुनर्जन्म सैकड़ों साल पहले पूरे महाद्वीप को तबाह कर चुका है। वो भौएं से कोड़ती है। खिड़की से बाहर देखते हुए बोलती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। लाशों को देखते हुए हैंस समझ जाता है कि उसकी अनडेड फौज को काफी नुकसान हुआ है। फिर उसे याद आता है, नेक्रोमैंसर होने का सबसे मजेदार हिस्सा यही है, लाशों से अपनी सेना फिर से भरना। लेकिन उससे पहले उसे अपने टूटे हुए हाथ का ध्यान रखना था। वो एक गिरे हुए स्केलेटन को देखता है जो रिपेयर के लिए काफी ठीक लग रहा था। वो पास पड़े दूसरे स्केलेटन की तरफ जाता है और उसका हाथ खींचकर उखाड़ लेता है। बोलता है, ये वाला ठीक लग रहा है। हंस अपनी सुपर रिकवरी स्किल चालू करता है और उस नए हाथ को अपने शरीर से जोड़ देता है। थोड़ा हाथ हिलाकर चेक करता है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो सोचता है, क्या अब अपनी आर्मी फिर से भरनी शुरू करूं? वो जमीन पर पड़े एक शरीर की तरफ मुड़ता है और हुक्म देता है, मेरा सबऑर्डिनेट बन। मलिग्नेंट विजडम के हिसाब से वो अपनी ताकत उस शरीर में डालता है। इमॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट भी उस जादू को सपोर्ट करता है। उसकी मैजिक शरीर में बची हुई ताकत को कंटेमिनेट कर देती है, लेकिन उसी दौरान सोच के टुकड़े मिट जाते हैं और स्केलेटन टूटकर गिर जाता है। हंस कंफ्यूज हो जाता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? उसके बाकी अनडेड चुपचाप उसे देखते रहते हैं। कुछ बार कोशिश करने के बाद हंस को लगने लगता है कि अब उसे तरीका समझ आने लगा है। वो मार्कस की लाश को देखता है और अगला कदम सोचता है। वो सोचता है कि इस शरीर को सोल के साथ अनडेड बनाकर जानकारी निकाली जाए, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो बीच में रुक जाता है। जब वो शरीर को उठाता है तो उसे पता चलता है इस बूढ़े के पास सोल ही नहीं है। उसकी छाती पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ था। हंस समझ जाता है, सुरक्षा के लिए उसकी सोल पहले ही निकाल ली गई थी। वो लाश को नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर सोचता है, सोल ना भी हो फिर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। नए प्लान के साथ वो तय करता है कि इसे एक हाई लेवल अनडेड बनाएगा जिसमें खुद की समझ और अच्छी फाइटिंग स्किल होगी। हंस प्रक्रिया शुरू करता है। शरीर में बची मैजिक पावर को कंटामिनेट करता है, फिर बची हुई सोच को हटाता है और एक नया ईगो डालता है। लाश हिलती है और एक डेथ सॉर्सरर बनकर उठ खड़ी होती है। वो अपने मास्टर के आदेश का इंतजार करता है। हंस हैरान रह जाता है, इसमें सिर्फ समझ ही नहीं, ये बोल भी सकता है। वो उसका नाम रखता है मैल्कम और आदेश देता है, मेरी बात मान। मैल्कम थोड़ी देर चुप रहता है। हंस उसे घूसा मार देता है। तभी मैल्कम जवाब देता है, हाँ। हंस नोट करता है कि इसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है, लेकिन वो फैसला करता है कि इसके किए अपराधों की सजा वो फिर भी देता रहेगा। वो मैल्कम को दोबारा बुलाता है। मैल्कम तुरंत जवाब देता है। हंस अपने नए सर्वेंट स्टाफ को उठाता है। उसे ये काफी कूल लगती है। वो मरे हुए शरीरों के ढेर के सामने खड़ा होकर एक गहरी सांस लेता है। तभी अनडेड के बीच एक ज़ॉम्बी का चेहरा अलग दिखता है। हंस उसके पास जाता है और पहचान लेता है, ये वही लड़का है जिसने जेफी को मारा था। वो उसके सिर पर हाथ रखता है। जलते हुए गांव की तरफ देखते हुए वो सबको एक अंत देता है। अपने अपार्टमेंट में हान सियोंग ह्योन उस यंग ज़ॉम्बी और उसके परिवार के लिए शांति की कामना करता है। खाना खत्म करके वो अपना मोबाइल उठाता है और यूं ही देखने लगता है। अवतार जो खजाना लाया था उसे देखकर वो सोचता है, आजकल सोने का दाम क्या चल रहा होगा। वो अपनी टोटल कमाई देखने ही वाला होता है। तभी अचानक हंस अवतार उसके सामने आ जाता है। वो चौंक जाता है। स्केलेटन जैसे मैल फंक्शन कर रहा हो, कुछ बोलने की कोशिश करता है। हंस घबरा कर चिल्लाता है, सिस्टम अवतार कैंसिल कर। अपने कमरे की सुरक्षा में लौटकर वो राहत की सांस लेता है। उसे लगता है, थोड़ा सा और होता तो मैं मर ही जाता। वो सोचता है और फैसला करता है कि सबसे पहले अपनी यूनिक स्किल को इम्प्रूव करना होगा। वो कर्मा शॉप खोलता है। देखता है कि उसके पास उम्मीद से ज्यादा पॉइंट्स हैं। वो स्किल अपग्रेड का ऑप्शन चुनता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि स्किल के बढ़ने से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अब नॉर्मल से ऊपर हो चुकी है। उसे एक नई स्किल मिलती है, ट्रैंक्विलिटी। ये स्किल दिमाग को बाहरी हमलों और झटकों से बचाती है। हान सियोंग ह्योन सोने की सिल्लियां बैग में डालने लगता है। हंस की मौजूदगी में उसे अच्छा महसूस होता है। वो समझ जाता है कि नई स्किल मेन बॉडी पर भी लागू हो रही है। उसे अजीब लगता है, हर बार उसे वही स्किल मिलती है जिसकी उसे जरूरत होती है। अब वो तय करता है, सोना बेचने का टाइम आ गया है। बैंक में जाकर वो सारी गोल्ड जमा करने को कहता है। एम्प्लॉइज हैरान रह जाते हैं। हान सियोंग ह्योन बैंक से निकलते वक्त थैंक्स बोलता है और गुड वर्क कहते हुए चला जाता है। वो बताता है कि इमरजेंसी के लिए उसने हंस को ब्लैक मैजिक से अपनी शैडो में छिपा रखा था। उसने स्केलेटन को मास्क भी पहना दिया था ताकि जरूरत पड़े तो समन कर सके। वो सोचता है, शायद मैं बेकार ही इतना डर रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रीचर दुकान का शीशा तोड़ देता है। वो क्रीचर और उसका मास्क्ड आदमी खुशी से चिल्लाते हैं, मेगा जैकपॉट लग गया। बीस्ट आदमी बोलता है,
इतना सोना वहां कैसे था, लेकिन उसका साथी उसे भागने को कहता है। वो आदमी क्रीचर की पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। हान स्योंग ह्योन उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये विलन्स हैं, कोई रिपोर्ट करो। ये वही विलन्स हैं जो अवेकेंड पावर्स से क्राइम करते हैं। हान स्योंग ह्यून जानता था कि ऐसे लोगों से आम लोगों को बचाने के लिए गार्डियंस होते हैं, लेकिन उससे पहले ही बीस्टमैन सीधे उसके चेहरे पर घूसा मार देता है। जमीन पर गिरकर हान स्योंग ह्यून अपना चेहरा ढक लेता है और तभी वो चोर वहां से भाग निकलते हैं। वो वहीं पड़ा रहता है, कुछ भी करने की हालत में नहीं। उधर मास्क्ड आदमी खुश होकर बोलता है भी प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। गार्डियंस आने से पहले उनके पास अभी टाइम है, बस अब उन्हें पोर्टल ढूंढनी है। तभी बीस्टमैन सामने जमीन पर गिरी हुई पोर्टल को देख लेता है। उसे देखते ही वो चिल्लाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पीछे किसी चीज की तरफ इशारा करती है। दोनों पलट कर देखते हैं। सामने हांस खड़ा था। बीस्टमैन हंसकर बोलता है, ये कोई गार्डियन नहीं है। वो हमला करने के लिए हाथ उठाता है। हांस अपनी जगह पर डटा रहता है क्योंकि हान स्योंग ह्यून खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हांस कर सकता है। जमीन से साया उभरता है और हांस विलन के पैरों को जकड़ लेता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, तभी दूर से लोगों का एक ग्रुप दौड़ता हुआ आता है। एसोसिएशन गार्ड्स चिल्लाते हैं कि उनका शिकार भाग नहीं सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक टीम वेयरहाउस में पहुंचती है और देखती है कि कई लोग बेहोश पड़े हैं। उनमें से एक जमीन पर पड़े बीस्टमैन को देखकर बोलता है, लगता है किसी ने विलन से लड़ाई की और फिर गायब हो गया। दूसरा कहता है, ये टकराव अभी अभी हुआ है, जो भी था आसपास ही होगा। टीम लीडर सबको आसपास चेक करने का आदेश देता है। उसी जगह एक साया फर्श पर तेजी से सरकता है। वो हान स्योंग ह्यून के पैरों के नीचे से निकलता है जहां वो छिपा हुआ था। बाहर निकलते ही वो शरीर फैलाकर राहत की सांस लेता है। सड़क पर चलते हुए हान स्योंग ह्यून बुदबुदाता है, कभी कभी स्ट्रेस निकालना भी जरूरी होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हान स्योंग ह्यून का दूसरा अवतार हीन्स जोश में भरा हुआ खड़ा था। एक बड़े कैसल के गेट को देखते हुए वो बोलता है, आखिरकार मैं पहुंच गया। वो खुद से कहता है कि बूढ़ा मैल्कम झूठ नहीं बोल रहा था। गेट के सामने खड़े होकर वो घोषणा करता है, ये मेरी नई दुनिया में एंट्री है। लेकिन जैसे ही वो शहर के अंदर जाता है, उसे कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है, यहां इतना सन्नाटा क्यों है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे समझ आता है कि यहां कोई एंट्री चेक नहीं है और बाहर से आने वालों की किसी को परवाह नहीं। एक आदमी बच्चे से कहता है, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। बच्चा और समय मांगता है। वो आदमी एक जवान औरत की तरफ मुड़कर बोलता है, 3 दिन में 2 सिल्वर कॉइन्स दे दे, वरना मजबूरी होगी। हीन्स ये सब देखता है लेकिन सोचता है, ये मेरा मामला नहीं है। लेकिन चलते चलते वो उसी लड़की से टकरा जाता है। लड़की तुरंत झुककर बार बार माफी मांगने लगती है। हीन्स उसे रोककर बुलाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ये शहर अच्छे से पता है? मुझे एक गाइड चाहिए। लड़की हैरानी से पूछती है, आप कौन हैं? हीन्स 2 कॉइन्स दिखाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर बॉस हूं। वो पैसे आगे बढ़ाकर कहता है, चलो काम की शर्तों पर बात करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद लड़की दाडून एक इन की तरफ इशारा करती है। वो कहती है, रहने के लिए ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वो उसे ओनर डायाना से मिलवाती है और पूछती है, आपको पसंद आया? हीन्स एक कॉइन डाडून को देता है और कहता है, कल सुबह उठते ही मुझे ढूंढ लेना। बिस्तर पर लेटे हुए हीन सोचता है कि डाडून ही उसकी गाइड बनेगी। वो इसे एक अच्छा काम मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, वो बड़बड़ाता है, ये बिस्तर इतना खराब है कि नींद ही नहीं आ रही। उसे छींक आ जाती है। तभी बाहर से भी एक छींक की आवाज आती है। वो सोचता है, ये क्या था? खिड़की से बाहर झांकते ही वो चौंक जाता है। डाडून बाहर बैठी होती है और उसे गुड नाइट बोलती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, सुबह होने से पहले ये यहां क्यों बैठी थी? तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह खाना खाते वक्त वो उसे कहता है, अब इतनी सुबह मेरा इंतजार मत किया करो। डाडून खुशी से हां बोलती है। वो उसे डांटते हुए कहता है, मुझे औसी मत बुलाया करो। फिर उसके खाने की तरफ इशारा करके पूछता है, खाओगी नहीं? और अगर भूख हो तो और लेने को भी कहता है। डाडून मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलती है और खाना ले लेती है। चलते हुए वो बताती है, इस शहर का नाम अजांथू है। ये थालिया किंगडम के पश्चिम में है। हीन्स देखता है कि ये जगह एक आम मिडीवियल शहर जैसी लगती है, लेकिन हर जगह फैला एक निशान उसका ध्यान खींचता है। वो दीवार को छूता है और समझ जाता है, ये रंग नहीं, खून है। डाडून थोड़ी हिचकती है। तभी हीन्स को पिछली रात की एक बात याद आती है। वो उससे पूछता है, क्या तुमने कल रात हिरन का सूप पिया था?
लड़की हैरान होकर हां बोलती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। हीन्स बात बदलते हुए उस निशान के बारे में पूछता है। डार्डन बताती है, ये वेरोलॉक ऑर्गेनाइजेशन का निशान है। हीन्स थोड़ी देर चुप हो जाता है। अचानक वो रुक कर बोलता है, यहां कुछ गंध आ रही है। डार्डन उत्साहित होकर बोलती है, ताजी बेक की हुई ब्रेड। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। खाने के बाद भी जगह रहती है। हीन्स पीछे से याद दिलाता है कि वो अभी खाकर आए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हवा एक अंधेरी सुनसान गली से गुजरती है। किसी को जबरदस्ती उस गली में घसीटा जाता है। जमीन पर खून की लकीर रह जाती है और अंधेरा और गहरा हो जाता है। कुछ दिन बाद हाइंस डाउन का इंतजार कर रहा होता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि डाउन कभी लेट नहीं होती। तभी वही आदमी सामने आते हैं जिनसे उसकी पहले मुलाकात हुई थी। उनमें से जो लीडर लगता है वो मुस्कुराकर बोलता है, हम तुमसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। हाइंस अपनी मुट्ठी में पकड़े कॉइन्स आगे बढ़ाता और कहता है, ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है शहर में शांति बनाए रखने में काम आएंगे। तभी हाइंस की नजर उनमें से एक आदमी की गर्दन पर जाती है। वही निशान जो उसने दीवारों पर देखा था। उसी पल उसे डाउन की बात याद आती है, गलियों में मत घूमना और जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ देना। फिर उसे एक और बात याद आती है। उन्हीं आदमियों में से किसी ने पूछा था, उन्होंने उस छोटे बच्चे को क्यों उठा लिया। सब बातें जुड़ने लगती हैं। हाइंस को समझ आ जाता है, शायद उन्होंने डायना को पकड़ लिया है। वो अचानक पलटकर चिल्लाता है, रुको। वो दखल देने का फैसला करता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी एक जवान आदमी आगे बढ़ता और कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त डाउन दौड़ती हुई आती है और उसे पुकारती है। वो घबराई हुई उसे डायना ढूंढने को कहती है। आदमी सवाल करता है, हमारा भाई क्या जानना चाहता है। हाइंस बात बदलते हुए पूछता है, जो सिल्वर कॉइन्स दिए थे वो काफी थे ना। फिर वो खाली कॉइन पाउच दिखाता और कहता है, सब ले गए तुम लोग। हाइंस डाउन की तरफ मुड़कर डांटता है, इतनी देर से क्यों आई, आज खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन डाउन बीच में ही बोल पड़ती है, मेरा छोटा भाई गायब हो गया है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो बताती है, खाने से वो थोड़ा ठीक होने लगा था, लेकिन अब कहीं नहीं मिल रहा। हाइंस को फिर उन आदमियों की बात याद आती है, बच्चे को उठाने वाली। वो पूछता है, क्या ये वेरोलैक था। डाउन सिर हिलाकर हाँ कहती है, मैंने उन्हें बच्चे को उठाने की बात करते सुना था। हाइंस उसे शांत करने की कोशिश करता है, अगर वो पैसे मांगेंगे मैं दे दूंगा। लेकिन डाउन चिल्ला उठती है, मेरे भाई एरन की जान चली जाएगी, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें खून चाहिए। हाइंस चौंक जाता है, खून क्यों। डाउन सच्चाई बताती है, ये शहर वैम्पायर्स के लिए खाने का गोदाम है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कहीं और एक साया हवा में फैली डार्क मैना की गंध महसूस करता है। छत पर खड़ा वो सोचता है, क्या इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट को लेकर अंदरूनी लड़ाई हुई थी। वो बुदबुदाता है, मैं तो उसके पकने का इंतजार कर रहा था। वैम्पायर मुस्कुराकर बोलता है, मुझे नहीं पता किसे फायदा हुआ, लेकिन मुझे पता है वो लोग कहां गए, मैं उन्हें जल्दी पकड़ लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हाइंस डाउन से वैम्पायर्स के बारे में पूछता है। एक साया पुष्टि करता है, शहर में वैम्पायर्स मौजूद हैं। डाउन बताती है, वेरोलैक समेत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वैम्पायर्स ही चलाते हैं। वो रोते हुए कहती है, यहां से कोई भी भागे जिंदा नहीं बचता, हम बस हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में वो टूटकर कहती है, मैं और मेरा भाई यहीं मर जाएंगे। तभी हाइंस उसके चेहरे को पकड़कर चिल्लाता है, होश में आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे भाई को कहां ले गए होंगे। डाउन को यकीन नहीं होता, क्या तुम सच में मदद करोगे। वो कहती है, अकेले जाना बहुत खतरनाक है। हाइंस बस शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, मैं बेवकूफों को तड़पाने में एक्सपर्ट हूं। और यहीं से शुरू होता है उस बदकिस्मत लड़की की मदद का मिशन। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक टैवर्न में एक आदमी मेज पर कॉइन्स फेंकता है, सब कुछ दांव पर। उसका साथी पूछता है, इतने पैसे कहां से आए। वो हंसकर कहता है, आज एक टूरिस्ट को लूटा था। तभी दरवाजा जोर से टूटता है। हाइंस अंदर घुसाता है। आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, तो कौन है। दूसरा उसे पहचान लेता है, अरे ये तो वही टूरिस्ट है, लगता है कुछ और पैसे दान करने आया है। एक और आदमी ताना मारता है, क्या और दान देने आया है। लेकिन बाहर का गार्ड पहले ही गिर चुका था। हाइंस उसे पकड़कर पूछता है, तुम लोग उस बच्चे को कहां ले गए जिसकी बात कर रहे थे। आदमी अकड़कर बोलता है, तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है। वो पूरा भी नहीं बोल पाता। हाइंस एक घूसा मारता है, मुझे अच्छे से पता है जो लोग लालच में दूसरों के परिवार से खेलते हैं वो किस तरह का कचरा होते हैं। फिर बस एक शब्द बोलता है, कचरा। एक ही घूसे में वो आदमी गिर जाता है। हाइंस चेतावनी देता है, अब सिर्फ 2 बचे हैं। बाकी दोनों हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। एक के हाथ में चाकू है। हाइंस भी आगे बढ़ता है, उसे पूरा भरोसा है वो जीत सकता है। दोनों एक साथ हमला करते हैं। एक आदमी चाकू उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है, चाकू अंदर ही नहीं जाता। हाइंस मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर घुसा मारता है। वो बताता है, मैंने नाइफ प्रूफ वेस्ट पहना है। आखिरी आदमी कुल्हाड़ी लेकर हमला करता है, लेकिन वार एक बैरियर से रुक जाता है। वो चिल्लाता है, ये क्या है। हाइंस उसकी कलाई पकड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तीनों ढेर। हाइंस अपने इक्विपमेंट को देखते हुए सोचता है, अच्छा हुआ मैं काफी मैजिक आइटम्स लाया था।
सब जमीन पर पड़े हैं। वो सोचता है, क्या ये खत्म हो गया? शायद मैं ज्यादा सामान ले आया। तभी सीढ़ियों से और लोग उतरते हैं। वो गड़बड़ी देखकर सवाल करते हैं और उसी पल हाइंज समझ जाता है, उसने जल्दी बोल दिया था। चारों तरफ गिरे हुए लोग पड़े हैं। वो सांस संभालता और सोचता है, इतने ज्यादा क्यों है? वो अपने कंधे में धसे हथियार को निकालता और बुदबुदाता है, लड़ाई में गिनती ही भूल गया। फिर वो आखिरी होश में पड़े आदमी की तरफ मुड़ता है। हाइंज उस आदमी के सिर पर पैर रखकर पूछता है, तुम लोगों ने जिस छोटे लड़के को उठाया है वो कहां है? आदमी मना कर देता है और धमकी देता है, तुझे इसका पछतावा होगा। वो कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा बॉस अभी किसी भी पल आ सकता है। हाइंज शांति से जवाब देता है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फिर ठंडी आवाज में बोलता है, अब अपनी जान की चिंता कर। हाइंज एक कमरे में घुसता है और एक लड़के से पूछता है, क्या तुम एरन हो? लड़का डर कर कोने में सिमट जाता है और छोड़ देने की भीख मांगने लगता है। हाइंज धीरे से उसके पास जाता है और उसे शांत करते हुए कहता है, डरो मत, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। लड़का पूछता है, आप मेरी बहन को जानते हो? हाइंज कहता है, चलो बाहर चलते हैं, मैं सब समझा दूंगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही खिड़की पर एक बहुत बड़ा चमगादड़ आकर बैठ जाता है। एक भारी आवाज गूंजती है, मेरे रेस्टोरेंट में मेरे खाने को छूने की हिम्मत किसने की? फिर वही आवाज दोहराती है, खाते वक्त मुझे डिस्टर्ब करने वाला कौन है? अचानक एक वैम्पायर उनके सामने आ जाता है। वो पूछता है, क्या तुम ओडेसिटी ओथ से हो? फिर एरन की तरफ देखकर सवाल करता है, क्या ये तुम्हारा भाई है? और चेतावनी देता है, हमसे टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होता। हाइंज एरन को अपने पास खींचता है और जवाब देता है, मैं बस एक टूरिस्ट हूं जिसे लूटा गया था और मैंने इस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। वैम्पायर को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो खून को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, मुझे छोटे बच्चों का खून ज्यादा पसंद है। वो हमला करता है और चिल्लाता है, तुझे यहीं मरना होगा। हाइंज एरन को पकड़कर चिल्लाता है, भागो। उसका हाथ आग से घिर जाता है। वो वैम्पायर की गर्दन पकड़कर चेतावनी देता है, अगर पास आया तो तू भी जिंदा जलेगा। फिर पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। हाइंज एरन को चिल्लाकर कहता है, भागो और पीछे मत देखना। वैम्पायर जमीन पर पड़ा हंसता है, अच्छा डॉज किया। वो उठते हुए कहता है, तू मेरी सोच से तेज है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है, डिनर से पहले ये अच्छा वार्म अप होगा। हाइंज फिर चिल्लाता है, भागो एरन, कुछ भी हो वापस मत आना। वैम्पायर के हमले को हाइंज अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन वैम्पायर दूसरा हाथ बढ़ाता है। उसके पंजे हाइंज की छाती में घुस जाते हैं। वैम्पायर बोलता है, तेरा शरीर मजबूत है और रिकवरी भी तेज है, लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा है। हाइंज समझ जाता है, अगर वैम्पायर खेल नहीं रहा होता तो वो अब तक मर चुका होता। हवा में लटका हुआ हाइंज फैसला करता है, यूं चुप नहीं मरूंगा। वो घूसा मारता है, लेकिन वैम्पायर उसे रोक लेता है। वैम्पायर हंसकर कहता है, मेन कोर्स का थोड़ा सा हिस्सा ले लूंगा। गर्दन पकड़ते हुए बोलता है, ये बेकार की लड़ाई यहीं खत्म होती है। वो काटने ही वाला होता है। हाइंज सोचता है, अगर ताकत में फर्क है तो एक ही रास्ता है, साथ मरना। अचानक हाइंज का पूरा शरीर आग में घिर जाता है। वैम्पायर चौंक जाता है, क्या ये कोई मैजिक आइटम था जो तू छुपाए बैठा था? वो पीछे हटता है। हाइंज को याद आता है, जब वो गिरा था तो उसने शराब को फर्श पर फैलते देखा था, तभी उसे आइडिया आया था। वैम्पायर गुस्से में चिल्लाता है, क्या तू सच में मेरे साथ मरना चाहता है? आग में घिरा हुआ हाइंज पूरी ताकत से उसे दूर धकेल देता है। वैम्पायर ताना मारता है, कमजोर मांस का टुकड़ा। लेकिन हाइंज अचानक सिर से जोरदार टक्कर मारता है। वैम्पायर जमीन पर गिर जाता है। हाइंज चिल्लाता है, ये गौरमेट खाना तेजी से रिकवर भी करता है, और फिर दहाड़ता है, मुझे खाने का मन नहीं है। घायल वैम्पायर रुकने की भीख मांगता है। तभी एक भयानक आग का विस्फोट पूरे इलाके को निगल लेता है। जलते हुए शहर के बीच एक टावर अब भी खड़ा रहता है। मलबे में पड़ा हुआ हाइंज बुदबुदाता है, काफी शानदार नजारा है। वो सोचता है, ऐसी हालत में भी जिंदा रहना शायद प्रॉब्लम बन सकता है। उसका शरीर टूट रहा होता है, फिर भी वो हालात स्वीकार कर लेता है। हाइंज मान लेता है, उसका मिशन पूरा हो चुका है। दूर डायाना अपने भाई को गले लगाए होती है। लड़का आग की तरफ देखकर चिल्लाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद डायाना काम कर रही होती है। एक कस्टमर आकर बोलता है, पैसे मेज पर रख दिए हैं। वो थैंक्स बोलती है। तभी एक जवान आदमी पूछता है, क्या मैं भी लाइन में आ सकता हूं? डायाना मुस्कुराकर उसे बैठने को कहती है।
लेकिन गौर से देखने पर वो उसे पहचान लेती है। वो दौड़कर हाइंस को गले लगा लेती है, राहत की सांस लेते हुए। हाइंस उसे तसल्ली देता है, क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूं कि ऐसे जाल में फंस जाऊं? लेकिन सच ये था, इस बार एवेटार सच में मर चुका था। हैन सॉन्ग ह्यन जानता था उसे दोबारा समन करने में 1 हफ्ता लगेगा, और तब तक डायना को चिंता होती रहेगी। ये सोचते हुए कि अब क्या किया जाए, वो सोचता है कि क्या उसे इस मौके पर एक नया अवतार कंट्रोल करना चाहिए। फिर वो फैसला करता है अब से इसका नाम होगा हाइंस 2। पहले से बनाए गए अवतार का इस्तेमाल करके वो उसी जगह पहुंचता है। उसके दिमाग में सवाल आता है, क्या डायना समझ पाएगी कि ये कोई और है? लेकिन डायना को पूरा यकीन था, क्योंकि सोल की एसेंस पहले जैसी ही थी। वो उसे चेतावनी देती है, अब तुम वहां वापस मत जाना, वैम्पायर्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाइंस उसे भरोसा दिलाता है, जो करना था वो मैं कर चुका हूं। आखिरकार मेरे साथ इमॉर्टल किंग के हाथ है, तो वैम्पायर्स कोई बड़ी बात नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। अपने कमरे में वापस आकर हाइंस को पता चलता है कि इंटरडायमेंशनल ट्रांसमिशन के लिए उसे 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसे एहसास होता है ये सोचे से कहीं ज्यादा लंबा है। अचानक जो वैम्पायर शहर पर नजर रखे हुए था वो सामने आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोलता है, वो तू ही था, है ना? वो बताता है कि वहां मिले निशान सीधे जंगल तक जाते हैं। हाइंस समझ जाता है वैम्पायर्स उसे पहचान चुके हैं। वैम्पायर सवाल करता है, क्या वो वैम्पायर जिसे मारा गया उसके इलाके में कोई टूरिस्ट घूम रहा था? हाइंस पलटकर हमला करना चाहता है, लेकिन उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची। उसे समझ आ जाता है ये भी एक मॉन्स्टर है। वैम्पायर उसे पकड़े हुए बोलता है, मुझे ना डार्क मैजिक की ऑरा महसूस हो रही है, ना तुम्हारे खून में मेरे जैसे किसी की गंध। हाइंस घबरा कर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था। वैम्पायर ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में हालात नहीं समझ रहे? वो उसकी गर्दन में दांत गड़ा देता है। खून चखते ही वैम्पायर चेतावनी देता है, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। हाइंस अपनी गर्दन छूता है और समझ जाता है अब वो झूठ नहीं बोल सकता। उसका शरीर बदलने लगता है और उसकी रेस वैम्पायर में बदल जाती है। वैम्पायर पास आकर वही सवाल दोहराता है। उसी वक्त उसे लेसर ब्लड लाइन एबिलिटी मिल जाती है। वैम्पायर पूछता है, क्या तू सच में ओथ ऑफ डेयरिंग से जुड़ा नहीं है? वो जबरदस्त दबाव डालता है। हाइंस का खून उसे सुपीरियर वैम्पायर के आगे झुकने पर मजबूर करता है, लेकिन हाइंस जवाब देता है, मैं बस एक साधारण ट्रैवलर हूं। तभी उसे एहसास होता है कि वो उस दबाव को नजरअंदाज कर सकता है। उसका माइंड कोर खून में छिपी आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को छान देता है। वैम्पायर सोच में पड़ जाता है, क्या मैंने गलत समझ लिया? वो उसे साथ चलने को कहता है, हमें कुछ काम है। हाइंस फैसला करता है वो उसके साथ जाएगा ताकि ज्यादा जानकारी मिल सके। तभी सीन शिफ्ट होता है। दोनों पहुंचते हैं अजांथू में स्थित वारोस्लैक क्लैन के हेडक्वार्टर्स। अंदर घुसते ही बाकी वैम्पायर्स लॉर्ड वैम्पायर का स्वागत करते हैं। 2 वैम्पायर्स हाइंस को देखकर फुसफुसाते हैं, लॉर्ड ने इतने कमजोर साइड को क्यों स्वीकार किया? अचानक एक फीमेल वैम्पायर उसे पकड़ लेती है। वो खुश होकर बोलती है, ताजा खून आ गया। वो अपना नाम बताती है, रोजेलिका। वो ड्रिंक ऑफर करते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? हाइंस जवाब देता है, मेरा नाम हाइंस है। रोजेलिका मुस्कुराकर कहती है, टेंस मत हो, हम दोनों लेसर ब्लड के हैं। वो जिद करती है कि वो ताजा खून पिए। शक से बचने के लिए हाइंस पीने का फैसला करता है, लेकिन स्वाद लेते ही उसे महसूस होता है कि माइंड कोर होने के बावजूद खून की भूख बहुत तेज है। वो टेस्ट और स्मेल को ब्लॉक कर देता है। एक घूंट लेने के बाद वो बोलता है, काफी स्वादिष्ट है। रोजेलिका फ्लर्ट करती है। हाइंस उससे पूछता है, लेसर ब्लड का मतलब क्या है? वो समझ जाती है उसे वैम्पायर रैंक्स का कुछ पता नहीं। रोजेलिका समझाती है, लेसर ब्लड वाले नाइट्स जैसे होते हैं, प्योर ब्लड वाले जैसे लॉर्ड वैम्पायर नोबिलिटी होते हैं। वो आगे बताती है, क्लैन लीडर्स रॉयल ब्लड वाले राजघराने होते हैं और सेक्रेड ब्लड एक तरह की आस्था है। वो कहती है, हम सब प्रोजेनिटर में विश्वास रखते हैं और उसकी पूरी आज्ञा मानते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऊपर बैल्कनी से लॉर्ड वैम्पायर सबका ध्यान खींचता है। वो घोषणा करता है, जब सब यहां है तो सीधे मुद्दे पर आता हूं। एक प्योर ब्लड वैम्पायर बताता है, ओथ ऑफ डेयरिंग के पास मौजूद इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स गायब हैं। दूसरा प्योर ब्लड जोड़ता है, उन्हें आखिरी बार इस शहर की तरफ आते देखा गया था, फिर वो बिना निशान के गायब हो गए। हाइंस फ्रैगमेंट्स के बारे में पूछता है। रोजेलिका हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? वो बताती है कि पास के एक गांव में डार्क सॉर्सरर्स फ्रैगमेंट्स को कल्टीवेट कर रहे थे और वहीं ओथ ऑफ डेयरिंग मौजूद था।
तभी लॉर्ड वैम्पायर आदेश देता है, सब अपने अपने इलाके में जाओ, जो भी सस्पेक्टेड लगे तुरंत रिपोर्ट करो। कुछ देर बाद शहर में चलते हुए रोसेलिका झुंझलाकर बोलती है, अगर ऐसे ही धूप में चलती रही तो मेरी स्किन जल जाएगी। हाइंस भी मानता है, सूरज की रोशनी उसे भी कमजोर बना रही है। रोसेलिका उसे जल्दी करने को कहती है, हम यहां रुक नहीं सकते। वो बड़बड़ाती है, फ्रैगमेंट्स को यहां लाना पूरी तरह बेकार साबित हुआ। हाइंस बीच में टोकता है, क्या यहां भी इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स हैं? रोसेलिका सर हिलाकर जवाब देती है, हां, डार्क सॉर्सरर्स अपने फ्रैगमेंट्स को वैम्पायर्स के फ्रैगमेंट्स के साथ मर्ज करने वाले थे। हाइंस समझ जाता है, ये तो किस्मत की बात है, शायद कोई प्योर ब्लड वैम्पायर फ्रैगमेंट्स की रक्षा कर रहा है। वो रोसेलिका को पकड़कर कहता है, मुझे फ्रैगमेंट्स की लोकेशन जाननी है। रोसेलिका हंस देती है, मुझे क्यों पता होगा ऐसी चीजों के बारे में। तभी खाते हुए डायना बोलती है, शायद मुझे कुछ पता हो। हाइंस चौंक कर उसकी तरफ देखता है। डायना शांत आवाज में कहती है, मुझे लगता है मुझे इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स की जगह पता है। ये सुनकर हाइंस पूरी तरह सन्न रह जाता है। हान स्योंग हियन पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता है? डायना जवाब देती है, हां, लेकिन सब कुछ साफ नहीं है। ये काफी पुरानी बात है। करीब 1 साल पहले डायना कब्रों की सफाई का काम करती थी। हर शुक्रवार वैरोलैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक स्टोन चेंबर में जाते थे। उस जगह के अंदर से बहुत भयानक और बुरी गंध आती थी। हान स्योंग हियन समझ जाता है, ये जगह जांच के लायक है। वो डायना को धन्यवाद देता है, कहता है, बाकी सब मैं अकेले संभाल लूंगा, तुम लोग छुप जाओ। लेकिन डायना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे रोकती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम्हारी गंध आज कुछ अलग है। हान स्योंग हियन समझ जाता है, उसकी नाक को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो सच्चाई बता देता है और उसे भरोसा दिलाता है वो उसे किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं डालेगा। वो कहता है, चिंता मत करो। डायना अब भी उसका हाथ पकड़े रहती है। वो धीरे से कहती है, अगर हालात बिगड़े तो मेरा खून पी लेना, बस ज्यादा मत करना। हान स्योंग हियन उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, तू बहुत ज्यादा बोलती है। फिर कहता है, बस इतना काफी है, अब मुझे सिर्फ उस जगह का रास्ता चाहिए जहां से वो भयानक गंध आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात के सन्नाटे में एक कब्रिस्तान से चीखें गूंजती हैं। एक चेंबर के अंदर एक आवाज हुक्म देती है, खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। टियापोल घायल आदमी के पास आता है। वो पूछता है, मरना चाहता है? फिर ठंडे स्वर में कहता है, अगर मैं तलवार से एक वार करूं तो तुझे शांति से मरने दूंगा। घायल आदमी तलवार कसकर पकड़ता है और हमला करता है। तभी टियापोल के हाथ से काली टेंड्रिल्स निकलती हैं। वो आदमी के पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं और हर जगह छेद कर देती हैं। उसका शरीर पूरी तरह सूखने लगता है। टियापोल बोर होकर बोलता है, ये बहुत उबाऊ है। वो लाश को हवा में लटकता छोड़ देता है। एक सर्वेंट को बुलाकर हुक्म देता है, इस कचरे को साफ करो और कोई मजबूत बलि लाओ। सर्वेंट जवाब देता है, जी लॉर्ड टियापोल। वो लाश को घसीटते हुए ले जाता है। तभी वो रुककर पूछता है, वहां कौन है? अचानक स्केलेटन्स का एक झुंड उस पर टूट पड़ता है। टियापोल पलटकर चिल्लाता है, ये गंदे कॉप्स यहां कैसे घुस आए? वो अपने सर्वेंट्स को हुक्म देता है, इन घिनौनी चीजों को खत्म कर दो। एक बड़ा स्केलेटन आगे बढ़ते सर्वेंट को कुचल देता है। जमीन पर कांटों की एक बैरियर बन जाती है। टियापोल खुद को बचाने की कोशिश करता है। फंसकर वो पूछता है, ये क्रीचर क्या है? क्या ये ओथ ऑफ ओडेसिटी का नेक्रोमैंसर है और ये यहां तक पहुंचा कैसे? हांस शांति से उसके सामने खड़ा रहता है। टियापोल समझ जाता है, ये बोलेगा नहीं। वो ठंडे स्वर में कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सिर्फ तुम्हारा सिर बचेगा तब सवाल करूंगा। टियापोल हमला करता है। एक स्केलेटन उसके वार से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो स्केलेटन दोबारा रीजेनरेट होने लगता है। हांस शांति से कहता है, करके देख। जमीन से स्केलेटल हाथ और कांटे निकलते हैं। तभी एक वैम्पायर आता है और चिल्लाता है, लॉर्ड के फॉलोअर्स बाहर हैं, मैं मदद के लिए आया हूं। टियापोल उसे आदेश देता है, मेरी मदद पर ध्यान दो। वो बुदबुदाता है, ये डेमोलिच बहुत ताकतवर है। वो रीइंफोर्समेंट का समय पूछता है। तभी हान स्योंग हियन उस वैम्पायर को काट लेता है। वो हैरान होकर सोचता है, मेरे मुंह में खून क्यों है? टियापोल चिल्लाता है, तू पागल हो गया है। हान स्योंग हियन अपना हाथ टियापोल की तरफ बढ़ाता है। वैम्पायर पहचान जाता है, ये ब्लैक मैजिक है। वो सोचता है, क्या ये दोनों मिले हुए हैं? वो चिल्लाता है, रुक जा। टियापोल गुस्से में दहाड़ता है, अपनी ही जाति का खून पीना एक पाप है।
काटा गया वैम्पायर धीरे धीरे मुरझाने लगता है। उसके ऊपर खड़े होकर हान स्योंग हियन बोलता है, ये मुझ पर काम नहीं करता। उसे ब्लड मैजिक मिल जाती है। वो सोचता है, इस एबिलिटी से मुझे बढ़त मिलेगी। हान स्योंग हियन कहता है, मैं बैरियर तोड़ सकता हूं, लेकिन हांस रोक देता है, इसके लिए वक्त नहीं है। हान स्योंग हियन फैसला करता है, तो फिर तोड़ ही देते हैं। वो जोरदार हमला करता है। चेंबर की छत धमाके से टूट जाती है। दोनों ऊपर देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, मिल गया। वही था इमॉर्टल किंग का दूसरा फ्रैगमेंट। हांस आगे बढ़ता है और आर्टिफैक्ट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। छूते ही उसके दिमाग में ख्यालों का भयानक सैलाब आ जाता है। वो समझ जाता है, फिल्टर करने के बाद भी फ्रैगमेंट में असीम नकारात्मक सोच भरी है। तभी सारे क्लोन्स की मेंटल पावर हांस पर फोकस हो जाती है और उस जगह से ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। एक वैम्पायर अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पहुंचता है। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है, क्या मैं बहुत देर से आ गया? उसकी नजर आसमान में तैरती एक आकृति पर पड़ती है। वो तुरंत हुक्म देता है, उधर फायर करो। हमले उस उड़ती हुई चीज से टकराते हैं, लेकिन उसी पल हांस फ्रैगमेंट को अपनी छाती में समा लेता है। पीछे से टियापोल अचानक हमला करता है। वैम्पायर सामने तैरते उस अस्तित्व को देखता है। हांस की रीजनरेशन एबिलिटी इवॉल्व होकर एक स्पेशल एबिलिटी बन जाती है, इमॉर्टैलिटी। साथ ही उसे एक और स्पेशल एबिलिटी मिलती है, फॉरबिडन नॉलेज। उस एंटिटी की जानकारी सामने आती है। वो अब एक आर्च लिच बन चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूर एक नाइट आसमान की तरफ देखकर बोलता है, क्या कहीं आग लगी है? दूसरा जवाब देता है, ये आजंथु सिटी के पास लग रहा है। एक आदमी हवा में उड़ते कण को पकड़ता है और खांसने लगता है। नाइट तुरंत आदेश देता है, घोड़ा मोड़ो, मुझे ये बात तुरंत सेंट को बतानी है। वो गौर करता है, ये साधारण राख नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वैम्पीरो और हांस हेउनसोंग आसमान में तैरती आकृति को देखते हैं। वैम्पायर का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये इमॉर्टल किंग के पुनर्जन्म का संकेत है। वैम्पीरो बुदबुदाता है, सिर्फ फ्रैगमेंट से ये लगभग 10 गुना ताकतवर हो गया। फ्रैगमेंट की ताकत से हांस का रैंक बढ़ जाता है। उसकी डार्क मैजिक भयानक रूप से बढ़ जाती है। अब उसमें मैलिग्नेंट विजडम और फॉरबिडन नॉलेज दोनों मौजूद थे। हांस अपने स्टाफ को पकड़ता है। जमीन से काला धुआं उठता है और वैम्पायर्स को चारों तरफ से घेर लेता है। वैम्पीरो हैरान होकर सोचता है, ये कोई चाल है? इसका प्लान क्या है? उसका एक आदमी चिल्लाता है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी एक साया उसका हाथ पकड़ लेता है। वैम्पीरो पलटकर देखता है, उसका आदमी हवा में उछाल दिया गया था। अचानक चारों तरफ सायों का जाल बन जाता है। वैम्पीरो हर दिशा से भेदा जाने लगता है। हांस ठंडी आवाज में बोलता है, तू बाकी प्योर ब्लड से ताकतवर है, लेकिन अब तू सिर्फ एक खून की थैली है। वैम्पीरो कांपते हुए पूछता है, क्या तूने पूरा फ्रैगमेंट ही निगल लिया? वो अगला सवाल करता है, इतनी सारी बुराई तो अकेले कैसे झेल पाया? हांस जवाब देता है, बस यही जानना था। फिर कहता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। तभी वैम्पीरो के पीछे एक और साया उभरता है। हान सॉन्ग ह्योंग गिरे हुए वैम्पायर के ऊपर खड़ा होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एंटिटी ने ग्रोथ की शर्तें पूरी कर ली हैं। उसकी लीनिएज प्योर ब्लड में इवॉल्व हो जाती है। हान सॉन्ग ह्योंग संतुष्ट होकर बोलता है, अगर मैं अपनी ही जाति को खाऊं तो और तेज इवॉल्व कर सकता हूं। वो कसम खाता है, मैं सारे वैम्पायर्स को निगल जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। बचे हुए वैम्पायर्स जंगल में इकट्ठा होते हैं। रोसेलिका कहती है, अगर पेरिटा यहां होती तो हम इतनी आसानी से नहीं हारते। दूसरा वैम्पायर चेतावनी देता है, इस दुश्मन को हल्के में मत लेना। पेरिटा जमीन पर पड़े निशानों को देखती है। वो नोट करती है, यहां मैजिक की मात्रा असामान्य है। वो फैसला करती है, ये दुश्मन बहुत ताकतवर है। सूरज निकलने लगता है। पेरिटा कहती है, हमें मेन बेस लौटना होगा और रीइंफोर्समेंट मांगना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हान सॉन्ग ह्योंग गांव की गलियों में भागता हुआ दिखता है। एक आदमी शहर में जान बचाकर भाग रहा होता है। छुपते हुए वो बुदबुदाता है, जो वैम्पायर्स खुद को भगवान समझते थे वो एक पल में मारे गए। वो पछताता है, मैंने उन पर भरोसा क्यों किया। तभी एक साया उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शहर में चीखें गूंजती हैं। हांस वोरोलैक के बचे हुए लोगों से निपट रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है।
हाइंस मर्चेंट्स को हायर करता है ताकि डायना के बच्चों को सुरक्षित शहर से बाहर ले जाया जा सके। अलाव के पास बैठकर वो खाना बनाता है और उसमें थोड़ी मिर्च डालता है। वो स्पेशल स्टेक दोनों बच्चों को देता है। एक लड़का बोलता है, बहुत स्वादिष्ट है। हाइंस मुस्कुराकर कहता है, अच्छे से खाओ। वो देखता है शहर की मुसीबत से दूर बच्चे अब काफी बेहतर लग रहे हैं। वो पूछता है, क्या तुम्हारे अंकल की ला पलास के ईस्ट में दुकान है? लड़का हां में सिर हिलाता है। वो डरते हुए कहता है, पता नहीं वो हमें अपनाएंगे या नहीं। हाइंस भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो। एक पल के लिए हाइंस को एहसास होता है वो बच्चों से जुड़ गया है। उन्हें छोड़ना उसे बुरा लगेगा। वो सोचता है यहां आने के बाद वो काफी बदल गया है। कितने समय बाद उसने ऐसा कुछ महसूस किया था। तभी बच्चे उसे पुकारते हैं। लड़की पूछती है, आप ठीक हैं या शुगर लो हो गई है? हाइंस हंसकर जवाब देता है, मैं ठीक हूं। गांव के बाकी वैम्पायर्स को खाकर ही मेरा हिस्सा पूरा हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। हांस लाशों को अनडेड में बदलता है और एक को जल्दी अंदर जाने का इशारा करता है। वो कहता है, ये जगह कमाल की है, लगता ही नहीं खत्म होगी। हांस सोचता है अगर और रिसर्च की तो शायद अर्थ पर भी सब स्पेस खोल सके। तभी पोर्टल की तरफ एक हमला आता है। वो सीधे एंट्री गार्ड स्केलेटन को लग जाता है। एक फीमेल वैम्पायर आगे आती है। वो पूछती है, अब भी हमारे शहर में घूम रहा है? फिर ताना मारती है, तू हमें बहुत हल्का समझ रहा है। वो खुद को पहचान कर आती है, ओवोरे वास्कोलाक, एक ट्रू ब्लड वैम्पायर। वो पूछती है, क्या तू सच में ओथ ऑफ ओडेसिटी से है? हांस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, इसे तारीफ समझूं? मेरा नाम हांस है और हां, मैं ओथ ऑफ ओडेसिटी का गर्व से सदस्य हूं। लेकिन वैम्पायर हंस देती है, झूठ। हमारे हाइडआउट पर हमला हुआ और तू इममॉर्टल किंग का फ्रैगमेंट चुरा ले गया। वो ठंडी आवाज में कहती है, अब फर्क नहीं पड़ता, और आगे बढ़ते हुए बोलती है, किसी भी हालत में आज तू मरेगा।